हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का पोर्शन है, और ज्योग्राफी में आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय पठार पर। तो पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी का यानी भारतीय भूगोल का एक अच्छा चैप्टर माना जाता है। तो आज हम आपको पूरा दर्शाएंगे कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार किस राज्य से किस राज्य तक है। पहले हम आपको एक थोड़ा सारांश दर्शाएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो बच्चों देखिए, पहले आपको बता दें हम कि ये जो हमारा हिस्सा है, अगर हम ऊपरी हिस्से की बात करते हैं तो ऊपरी हिस्से हमारा आता है हिमालय का मैदानी क्षेत्र में आता है। अब हम आ जाते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि प्रायद्वीपीय पठार हमारा जो शुरू होता है, ये आपने देखा होगा कि हमारा मालवा का पठार का क्षेत्र है। तो ये जो मालवा का पठार का क्षेत्र है, ये हमारा राजस्थान आ जाता है। इधर ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान आ जाता है। ये हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है। तो ये जो हमारा आता है, इस हिस्से में अगर हम आते हैं तो हमारा आ जाता है गुजरात। ये पोर्शन हमारा बच्चों गुजरात का क्षेत्र आता। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये यहाँ से शुरू होता है गुजरात से। तो गुजरात से लेकर के इस हिस्से से हम चलते हैं, गुजरात से लेकर के छोटा नागपुर पठार होते हुए ये हमारा आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल लेते हुए ये हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र आ जाता। तो तमिलनाडु का क्षेत्र लेते हुए ये हमारा राजस्थान, यानी हमारा जो क्षेत्र है वो गुजरात से बंगाल और इधर हम आ जाते हैं राजस्थान से तमिलनाडु तक। ये जो बीच का क्षेत्र है बच्चों, ये हमारा आता है प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार कितने वर्ग किलोमीटर में बच्चों फैला हुआ है, तो ये हमारा फैला हुआ है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको हमने यहाँ नोट भी कर दिया है कि यह गोंडवाना लैंड का भाग है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह स्थान राजस्थान, कन्याकुमारी, अंतरिम से गुजरात, बंगाल तक 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो तमिलनाडु के अगर हम बच्चों नीचे आते हैं तो तमिलनाडु के नीचे हमारा कौन सा भाग लगाता है, कन्याकुमारी लगाता है। तो ये हमने आपको पूरा दर्शा दिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आते हैं, आता हमारा बुंदेलखंड का। ये जो हमारा हिस्सा है बच्चों, ये देखिए, ये जो हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा आता मालवा का पठार। पहले हम एक सारांश बताते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो ये हमारा हमने बनाया इसको मालवा का पठार। अब ये हमारा आता बुंदेलखंड। तो ये जो बुंदेलखंड का है, ये हमारा मध्य प्रदेश, और इधर हमारा आ जाता है यूपी के बगल में विंध्य पर्वत। यानी हमारा बुंदेलखंड जो है ये पूरा विंध्य पर्वत तक फैला हुआ है। अब उसी के नीचे अगर हम आते हैं तो इस हिस्से में हमारा आ जाता है, ये निचला हिस्सा हमारा आ जाता है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ और ये ऊपर का हिस्सा हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश। तो ये हिस्सा लेते हुए ये हमारा आ जाता है बघेलखंड का पठार आ जाता है बच्चों। अब हम इस साइड में बढ़ते हैं, तो ये जो हिस्सा हमारा है इसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं बच्चों। तो ये हमारा छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर पठार ये आपका आ जाता है बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, और इस हिस्से में अगर हम आते हैं तो हल्का सा टच करता है छत्तीसगढ़ में। अब हम इधर से आते हैं, ये नहीं हमारा पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में हमारा आ जाता है दंडकारण्य का क्षेत्र आ जाता है बच्चों। तो दंडकारण्य के क्षेत्र के बाद अब ये हमारा आ जाता है दक्षिण का पठार। तो दक्षिण के पठार ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। तो दक्षिण का पठार अब ये हमारा मध्य प्रदेश के बगल में अगर हम आते हैं तो मध्य प्रदेश से हमारी एक पहाड़ी गई हुई है। इस पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ी बोलते हैं बच्चों। अभी हम आगे एक एक पॉइंट डिटेल करेंगे। तो सतपुड़ा की पहाड़ी बोलते हैं। तो सतपुड़ा की पहाड़ी के नीचे हमारा आ जाता है ये जो पोर्शन है, ये हमारा आ जाता है मालूम क्या, दक्षिण के पठार। यानी हमारा ऊपर पहले आता है महाराष्ट्र का पठार,
अब इस साइड में हम आ जाते हैं तो हमारा बच्चों आ जाता है तेलंगाना का पठार। इस साइड में हम आ जाते हैं तो हमारा आ जाता है कर्नाटक का पठार। और ये हमारा जो निचला हिस्सा है बच्चों, इस निचले हिस्से में हम आ जाते हैं तमिलनाडु का पठार। तो ये हमारा बच्चों आ जाता है तमिलनाडु। तो ये हिस्सा हमारा तमिलनाडु में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने बताया। अब ये गुजरात, ये गुजरात से ये जो देख रहे हैं ये हमने पहाड़ी बनाई है, इसको हम बोलते हैं अरावली की पहाड़ियाँ, जो गुजरात से लेकर के कहाँ तक बच्चों फैली हुई है, गुजरात संपूर्ण राजस्थान क्रॉस करते हुए ये दिल्ली के क्षेत्र तक फैली हुई है। तो अरावली की पहाड़ियाँ लगभग 800 वर्ग किलोमीटर में, यानी 800 किलोमीटर में लंबाई इसकी, वर्ग नहीं बच्चों, 800 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। तो आइए अब हम एक एक स्टेप पर चर्चा करते हैं कि आगे क्या है। तो हमने आज इसको लिख ही दिया था। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, ये हमने बना दिया था भारत के एटलस। तो ये हमारा भारत के एटलस है जो हम आपको बता चुके हैं। फिर भी आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या भाई, थोड़ा सा 1 मिनट हम सारांश यहाँ सोचते हैं डाल दिया जाए। तो 1 मिनट हम सारांश डालते हैं यहाँ पर कि यहाँ हमारा क्या आएगा भाई। देखिए ये हमने बोला था कि गुजरात से लेकर के ये हिस्सा हमारा जा रहा है, ये हिस्सा जा रहा है बंगाल तक। तो इस हिस्से को लेकर के हम आते हैं, इस हिस्से को लेकर के हमारा क्या आता, ये हिस्सा आता हमारा प्रायद्वीपीय पठार में है। तो आइए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। कहता है नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटती है। तो नर्मदा नदी 2 भागों में बांटती है। पहला हमारा आता है मध्यवर्ती उच्च भाग। तो जो दक्षिण का पठार के ऊपर का जो हिस्सा है बच्चों, दक्षिण के पठार का ऊपर का हिस्सा हमारा क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता मालवा का पठार आ जाता है, बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, बघेलखंड का पठार आ जाता है, और उधर हम बढ़ते हैं तो छोटा नागपुर का पठार आ जाता है। तो वो हमारा आ जाता है उच्च मध्यवर्ती उच्च भूमि, और उसके नीचे बच्चों हमारा आ जाता है दक्षिण का पठार। तो 2 भागों में बांटा गया। अब यहाँ हमने उठाया है कि अरावली श्रेणी गुजरात से लेकर के राजस्थान तक। तो हमने आपको वहाँ सारांश से बताया था, फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। ये जो हमारी पहाड़ी जा रही है, ये हमारी बच्चों, ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं अरावली की पहाड़ियाँ। तो ये हमारा हो गया अरावली बच्चों, ये हमारा अरावली की पहाड़ी हो गई। अरावली ये हमारा गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक छाए हुए हैं। तो पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक छाए हुए हैं। और कितने वर्ग किलोमीटर में, कितने किलोमीटर में इसकी लंबाई है, तो 800 किलोमीटर में ये हमारी अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई है। और राजस्थान में बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि माउंट आबू है। तो माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान में हमारी एक अरावली पहाड़ी से जुड़ा हुआ है, यहीं पे है। और यहीं पर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु शिखर। तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो हमारा बेटा पॉइंट क्या चल रहा था कि ये हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। अगले पॉइंट में हम बच्चों आते हैं। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर स्थित है, हमने आपसे पहले चर्चा किया था बच्चों। मालवा का पठार, तो मालवा पठार के उत्तर में अरावली में विंध्य पर्वत श्रेणियाँ यानी बुंदेलखंड है। हमने बच्चों इसीलिए आपको बोला था कि अरावली के उत्तर में हमारा बुंदेलखंड का हिस्सा आता है, और यूपी से सटा हुआ विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ हैं, जो मालवा का पठार इसी के मध्य में स्थित है। अब मालवा के पठार के अगर हम उत्तर में आते हैं तो चंबल नदी, तो चंबल नदी है, और चंबल नदी बच्चों निकलती कहाँ से है, तो चंबल नदी निकलती है आपके क्या बोलते हैं उसको, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है बच्चों। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अब हमारा आता बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र।
तो बच्चों देखिए, अभी हमने आपसे किया था, ये हमारा मालवा का पठार है, ये हमारा मालवा का पठार स्थित है। अब मालवा के पठार के इस हिस्से में हमारा बुंदेलखंड आता है, इस हिस्से में हमारा आ जाता है क्या, बघेलखंड। ठीक है, तो ऊपर हमारा बुंदेलखंड, नीचे हमारा बघेलखंड का हिस्सा आता है। जनरली अगर हम बात करते हैं कि बुंदेलखंड हिस्सा कहाँ लगाता है, तो यूपी का हिस्सा लगाता है। तो यूपी में जैसे आपका झांसी है, ललितपुर है, तो ये जो बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो बच्चों ये हमारा आता है बुंदेलखंड का पठार। और उसके नीचे जब हम थोड़ा छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ यूपी मध्य प्रदेश का हिस्सा लेते हुए, तो इस हिस्से में हमारा आ जाता है बघेलखंड का पठार। ठीक है भाई, तो हमने आपको पूरा लिख दिया, इसको देख सकते हैं आप लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का पठार, तो देखिए हमने अभी आपसे चर्चा किया था, सारांश जब बता रहे थे, तो छोटा नागपुर का पठार ये हमारा कहाँ स्थित है बच्चों, तो छोटा नागपुर का पठार ये हमारा बिहार आ जाता है, झारखंड आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो ये जो हिस्सा हमारा, इस हिस्से में हम आ जाते हैं, छोटा नागपुर का पठार माना जाता है इस हिस्से में। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है महानदी, स्वर्णरेखा नदी। तो क्वेश्चन बच्चों ये पूछा जाता है कि छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है या किस नदी का उद्गम होता है। तो छोटा नागपुर पठार से महानदी, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, ये प्रमुख नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। ठीक है भाई, और एक चीज़ बता दें कि छोटा नागपुर पठार को रूर कहा जाता है। तो भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि भारत के लगभग 70%, 60 से 70% लगभग उत्खनन क्षेत्र कहाँ माना जाता है, वो है छोटा नागपुर का पठार माना जाता है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो दोस्तों हम आ जाते हैं मेघालय का पठार। तो अब हम आ जाते हैं मेघालय का पठार। तो बच्चों एक चीज़ और बता दें कि मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार के अलग माना जाता है। इस हिस्से में हमारा आ जाता है मेघालय का पठार। ये हिस्सा हमारा मेघालय का पठार है। अब मेघालय पठार की सर्वोच्च जो चोटी मानी जाती है वो है शिलांग की चोटी। तो शिलांग चूँकि राजधानी भी है और यहीं पर स्थित है गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ भी हैं बच्चों यहीं पर। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि गारो, खासी जनजातियाँ यहीं पर स्थित है। आइए अगले पॉइंट में हम बढ़ते हैं। हाँ, अब आ जाता है दक्षिण का पठार बच्चों। तो दक्षिण का पठार हमने आपसे बोला था कि ये हमारा दक्षिण का पठार शुरू होता है, इस हिस्से से शुरू होता है दक्षिण का पठार। तो इस हिस्से में हमारा दक्षिण का पठार शुरू होता है, ये हिस्सा हमारा आता है। तो ये हिस्सा हमारा बच्चों दक्षिण का पठार आता है, जिसमें महाराष्ट्र आ गया, तेलंगाना आ गया, कर्नाटका आ गया और इधर आपका तमिलनाडु। तो दक्षिण का पठार महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक बच्चों फैला हुआ है। तो ये हमारा दक्षिण का पठार आ गया। चलिए, तो ये हमने लिख भी दिया है कि त्रिभुजाकार दक्षिण का पठार है। तो अगर आकृति देखी जाए तो पूरी तरह से त्रिभुजाकार है। अब कहा था पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों में सतपुड़ा और मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। तो अब एक चीज़ देख लें आप लोग, ये हमारी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं बच्चों, ये हमारी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जा रही हैं। तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी यहाँ से शुरू होती है, गुजरात से टच करते हुए यहाँ छत्तीसगढ़ तक जा रही है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यानी पूरी तरह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टच करती है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ बच्चों। चलिए अगले पॉइंट में हम आते हैं। कहता सतपुड़ा की श्रेणियाँ, देखिए आ भी गया नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है बच्चों। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हमने बोल दिया कहाँ है, तो इस हिस्से में पूरा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ फैली हुई है। और यहाँ की राजपिपला पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, ये जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सारी पहाड़ियाँ बच्चों कहाँ है, ये सारी पहाड़ियाँ आपके पड़ती है मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा पहाड़ी में पाई जाती है। और सतपुड़ा पहाड़ी का एक और पॉइंट उठता है बच्चों की, सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बच्चों, तो धूपगढ़ है। ठीक है, तो धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। अमरकंटक, मैकाल
तो देखिए क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, तो धूपगढ़ और सतपुड़ा पहाड़ी की दूसरी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो और अमरकंटक की पहाड़ियों से हमने आपसे चर्चा भी किया था कि कौन सी नदी निकलती है, तो निकलती है चंबल नदी। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा महाराष्ट्र का पठार। तो महाराष्ट्र का पठार कहता कोकड़ तट छोड़कर, तो बेटा कोकड़ का तट कहाँ लगाता है आप लोग यहाँ देखिए, ये गोवा और महाराष्ट्र, ये जो गोवा और महाराष्ट्र का क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं कोकड़ का क्षेत्र। ठीक है, तो कोकड़ का क्षेत्र गोवा और महाराष्ट्र, तो जो कोकड़ का तट छोड़ करके संपूर्ण महाराष्ट्र के पठार में आता है बच्चों। ठीक है भाई, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं भाई। इस पठार की प्रमुख इकाइयाँ क्या है भाई? इस पठार के बच्चों प्रमुख इकाइयाँ हैं अजंता की पहाड़ी, गोदावरी है, अहमदनगर बालाघाट, भीमा है और महादेव उच्च भूमि। तो हमने अभी आपसे बोला था कि महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा की पहाड़ियों से टच करती हुई आधा आपके टच करती है, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है भाई, तो ये हमारी महादेव उच्च भूमि माना जाता है। गोदावरी घाटी जो मानी जाती है बच्चों, ये मानी जाती है नासिक को, क्योंकि गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है बच्चों, तो नासिक की पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है। तो ये इनकी प्रमुख इकाइयाँ हैं बच्चों, जो महाराष्ट्र की पठार की प्रमुख इकाई मानी जाती है। तो ये हमारी हो गई इकाइयाँ। इसके बाद हम आते हैं बेटा महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन जो है, ये महानदी जो निकलती है ये निकलती है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसके दक्षिणी सिरे पर मैकाल तथा दक्षिणी सिरे पर महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं और इसकी रचना जो बच्चों मानी गई है धारवाड़ शैल से मानी गई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा आ जाता है दंडकारण्य का क्षेत्र। तो हमने अभी आप लोगों से चर्चा भी किया था कि दंडकारण्य का क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए दंडकारण्य का क्षेत्र हमारा आता है इस हिस्से से चालू होता है, उड़ीसा को ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ ले लिया, आंध्र प्रदेश ले लिया। तो ये जो हिस्सा हमारा है इस हिस्से में तो इस हिस्से में बच्चों हमारा दंडकारण्य का क्षेत्र आता है, क्योंकि ये जो पोर्शन हमारा आता है ये पूर्वी घाट आता है और ये जो पोर्शन हमारा आता है पश्चिमी घाट आता है। तो ये हमारा दंडकारण्य की पहाड़ी का क्षेत्र हो गया बच्चों। चलिए अगले पॉइंट में हम आते हैं भाई। तेलंगाना का पठार देखिए कहाँ है भाई। तो तेलंगाना का पठार बच्चों ये है, देख लीजिए आपके सामने हम बना रहे हैं, ये तेलंगाना का पठार है। तो तेलंगाना का पठार जो है ये किधर है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ के बीच में बसा हुआ है तेलंगाना का पठार। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है कर्नाटक का पठार। तो बेटा कर्नाटक का पठार जो हिस्सा आता है ये है आपका कर्नाटक का पठार का हिस्सा बच्चों। देखिए इस हिस्से में हम आते हैं कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक का पठार के हिस्सा जो केरल में छाए हुए हैं, केरल में फैला हुआ है, तो कुछ पोर्शन केरल में जा रहा है कर्नाटक के पठार का। ठीक है भाई, और यहीं पर एक पहाड़ी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलनागिरी बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। ये कर्नाटक पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च पर्वत माना जाता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं तमिलनाडु का पठार। तो तमिलनाडु का पठार बच्चों इस हिस्से में हम आ जाते हैं, ये हमारा तमिलनाडु का पठार है जो सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। ठीक है भाई, तो तटीय मैदानी क्षेत्र माना जाता है तमिलनाडु का। ठीक है भाई, समुद्री या सह्याद्री पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जवाबी शिवराय, कार, रायन तथा पंचमलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट ताप्ती मुहाने से कन्याकुमारी तक विस्तृत है बच्चों। तो देख लीजिए, अब हमने उठाया क्वेश्चन कि ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी बच्चों कहाँ है, ये गुजरात में पड़ती है ताप्ती नदी। ठीक है भाई, तो ताप्ती नदी बच्चों ये गुजरात में पड़ती है। तो गुजरात
में यहाँ से शुरू होती है, इस हिस्से को लेकर के ये जो हमारा हिस्सा जा रहा है कन्याकुमारी तक, तो इस हिस्से को हम बोलते हैं क्या, पश्चिमी घाट बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट बोला जाता है बच्चों। तो ये हमारा ताप्ती नदी ने गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक बोला जाता। ठीक, चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, देखिए क्या दिया है। ठीक है, कहा था पश्चिमी घाट कन्याकुमारी तक उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर। तो बच्चों ये जो सह्याद्री है ये हमारा पश्चिमी घाट में लगाता है। तो पश्चिमी घाट में जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वो हमारे सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं और यहाँ की सर्वोच्च चोटी है कालसुवाई। तो कालसुवाई सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर माना जाता है बच्चों, तो ये हमारा जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, ये जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं ये काफ़ी लंबाई तक फैली हुई है, यानी कर्नाटक से लेकर के पूरा तमिलनाडु तक है। कहा था इस घाट की दूसरी प्रमुख चोटी कौन थी बच्चों, महाबालेश्वर की पहाड़ियाँ। और महाबालेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है बच्चों, कर्नाटक में पड़ती है। इसी महाबालेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है बच्चों, कृष्णा नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी निकलती है यहाँ से। चलिए देखिए हमने यहाँ लिख भी दिया है। इसके बाद हम आते हैं सर्वोच्च शिखर। तो सह्याद्री पर्वत जो बोला था कि तमिलनाडु कर्नाटक में स्थित है पश्चिमी छोर पे, तो यहाँ की थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये कुंदरे मुख होगा, मुंदरे मुख नहीं होगा। तो कुंदरे मुख है बेटा, ये कुंदरे मुख है। और कुंदरे मुख किस लिए प्रसिद्ध है, कहा जाता है कि कुंदरे मुख लौह खनिज परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। तो लोहे के लिए कुंदरे मुख प्रसिद्ध माना जाता है। अब हम आ जाते हैं बेटा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो देखिए पूर्वी घाट थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ है भाई। तो हमने आप लोगों को बच्चों बताया था कि ये जो हिस्सा हमारा है इस हिस्से को हम बोलते हैं क्या, यानी गुजरात से लेकर के ये जो हिस्सा हमारा आता है पश्चिमी घाट, तो इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है भाई, पश्चिमी घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट हो गया बच्चों। अब ये जो हिस्सा हमारा आता है पश्चिम बंगाल से, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं भाई, इस हिस्से को हम बोलते हैं पूर्वी घाट। अब थोड़ा सा हम यहाँ आप लोगों को और कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं। पूर्वी घाट आता है, अब पूर्वी घाट को एक पहाड़ी मिलाती है जो केरल से मिलाती है। ये पहाड़ी जा रही है जिसको हम बोलते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु को अलग करती है। इस पहाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ भाई, इसको हम बोलते हैं नीलगिरी। ठीक है भाई, तो नीलगिरी की पहाड़ी बोला जाता है। ठीक है भाई, इसको हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी तो नीलगिरी की पहाड़ी है ये जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिला रही है भाई, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी माना जाता है, यहाँ पर स्थित है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, दोदा बेट्टा। तो दोदा बेट्टा ये नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है बच्चों। अब यहीं पर एक नीलगिरी की बता दें आपको, दोदा बेट्टा है। आगे हम देखते हैं और क्या है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ क्लियर करने में थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट हमने लिखा है दोदा बेट्टा। अब यहाँ देखिए नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, यानी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ है, केरल से लेकर के पूरा तमिलनाडु तक फैली हुई है। और अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है जिसको हम लोग बोलते हैं अनाईमुड़ी। तो जो अनाईमुड़ी है बच्चों, यहाँ जब केरल स्थित है तो ये केरल में स्थित है अनाईमुड़ी। देखिए अनाईमुड़ी जो बच्चों ये मालूम कहाँ स्थित है, ये बेटा केरल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये केरल में स्थित है। ठीक,
कदानाई मलाई के उत्तर में पालनी की पहाड़ियाँ और दक्षिण में कार्डमम। तो कार्डमम की पहाड़ियाँ जो हैं बच्चों ये केरल में पड़ती है, ये केरल में स्थित है। तो कार्डमम की पहाड़ी को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो इलायची की पहाड़ियों कहते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। इलायची सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? इलायची सर्वाधिक पाई जाती है केरल में। तो कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में इलायची के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए, तो आज का हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत बच्चों समाप्त हुआ और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होता तो आप हमारे पास कमेंट लिख सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ना भूलिएगा दबाना। तो इन्हीं बातों के साथ आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली पॉइंट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।